आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम लेकर मैं हाजिर हूं मीनाक्षी शोरान। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग की। दरअसल कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग वो प्रोसेस है जिसके जरिए खरीदार और बेचने वाला किसी फ्यूचर यानी आने वाले दिनों के लिए पहले से तय की गई कीमत पर कमोडिटी को एक खास रकम पर खरीदने या फिर बेचने के लिए एक समझौता करते हैं। खास बात यह है कि इस समझौते में क्वालिटी और डिलीवरी जैसी दूसरी शर्तें भी शामिल होती हैं। तो आइए समझते हैं क्या होती है कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग, इसके फीचर्स क्या हैं और क्या इसके फायदे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। टैक्स, फाइनेंस और बिजनेस के जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर शरद कोहली हमारे साथ हैं। वेलकम टू द स्टूडियो सर। और साथ ही जाने माने एक्सपर्ट, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका भी वेलकम है स्टूडियो में। सो आप दोनों का ही स्वागत है। और सबसे पहले शरद कोहली जी, मैं आप ही से समझना चाहूँगी बिकॉज इसमें ट्रेडिंग है, इसमें फ्यूचर है, इसमें कमोडिटी है। सो व्हाट इट इज़ बेसिकली, हमारे जो दर्शक हैं उनको आप कैसे बताएंगे कि ये क्या है कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग जो है, दरअसल वो क्या है और कैसे वो इससे फ़ायदा ले सकते हैं अगर लेना चाहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है मीनाक्षी। शुरुआत में मैं जैसे कि जो दर्शक देख रहे हैं उनको ये रोचक लगे तो मैं ओपनिंग रिमार्क में कहूँगा बहुत इंटरेस्टिंग है। दो तरीके की कमोडिटीज़ होती हैं, चीज़ें जो हम कहते हैं, अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ होती हैं, नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ होती हैं। और कुछ मशहूर कमोडिटीज़ का मैं मेरे ख्याल नाम लेके अगर बताऊं तो ज़्यादा अच्छे से लोग समझ पाएंगे। सोना है, चांदी है, लेड है, जिंक है, जो कुछ नॉन प्रेशस मेटल्स होते हैं, कुछ प्रेशस मेटल्स जिसमें सोना, चांदी, कॉपर है, उसकी बात करते हैं, ये मेटल्स हो गए। और एग्रीकल्चर कमोडिटी में हम जाएँ तो बहुत लंबी लिस्ट है, उसमें ग्वार है, गेहूँ है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आप आम दुकानों से खरीदते थे। और गेहूं लेने कोई जाता है तो घर में, अब लोग यही सोचते हैं गेहूं हम ले रहे हैं तो घर में रोटी वगैरह बनाने के लिए ले रहे हैं। पर आज मुझे लग रहा है इस कार्यक्रम के बाद लोग ये जान जाएंगे कि गेहूं ना केवल आपका पेट भर सकता है बल्कि कमोडिटी फ्यूचर्स के जरिए गेहूं आपकी जेब भी भर सकता है। और गेहूं तो एक आइटम कहा मैंने, जो अभी बाकी आइटम्स के नाम लिए, इसमें से कुछ भी आप सोने की खरीद बेच है, चांदी की खरीद बेच है, लेड है, जिंक है, कॉपर है, इनकी खरीद बेच करके। तो कमोडिटी ट्रेडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दो स्टॉक एक्सचेंजेस के जरिए। MCX पहला स्टॉक एक्सचेंज है जहां पर इसकी ट्रेडिंग होती है, और NCDEX नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज इसको बोलते हैं। ये दो एक्सचेंजेस भारत में है। इन दो के जरिए आप इन एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर आइटम्स पर इनकी खरीद बेच कर सकते हैं। और खूबसूरती इस खरीद बेच की क्या है कि दुकान से जब आप खरीद के लाते हैं तो एक लिफाफे में, थैले में भर के लाते हैं, कुछ अपने घर से ले जाते हैं या कोई पैकेट होता है। इस खरीद बेच की खूबसूरती यह है कि आपने गेहूं खरीदा, सोना खरीदा, कॉपर खरीदा भी, और कुछ आपके छूने के लिए आपको नहीं दिखा, डीमैट फॉर्म में आपके अकाउंट में। मान लीजिए मैंने नेचुरल गैस, अब मैंने इसलिए नेचुरल गैस का नाम लिया कि गैस एक ऐसी चीज है जो कि वैसे भी नहीं छू सकते आप। गैस को तो वैसे भी हवा सी फील होती है। आप नेचुरल गैस के 1.5 लॉट आपने खरीदा, 1250 यूनिट नेचुरल गैस के आपके डीमैट अकाउंट में आ गए। और दूसरी खूबसूरती इसकी यह है कि मैं इसको उस टाइम का खरीद सकता हूं जो टाइम अभी आया नहीं है, इसको फ्यूचर्स कहते हैं। यही आज हम बात करेंगे कि मान लीजिए अब अगस्त का महीना चल रहा है तो हम सितंबर के, अक्टूबर के फ्यूचर प्राइस पे नेचुरल गैस, गेहूं, सोना, चांदी, लेड, जिंक, कॉपर, इन चीजों को हम आगे आने वाले महीनों की कीमत पर आज खरीद लेते हैं। और उस कीमत से हम, जो मेन बात है वो उसको बोल के मैं रुकूंगा कि उस कीमत से हम फिर आज, मान लीजिए हमने 10 रुपए की कोई चीज खरीदी जो कि सितंबर में हमने 15 रुपए प्राइस देखी, तो अगर वो प्राइस मान लीजिए तब तक 15 से ऊपर चली गई तो हम उसको बेच देंगे और हमारे डीमैट अकाउंट से वो निकल जाएगा जो आया था, और हमको उसके जरिए प्रॉफिट हो जाएगा। लॉस भी हो सकता है, नीचे भी जा सकती है। तो कुल मिला के आप चीजों की खरीद बेच बिना उसको हाथ लगाए अपने डीमैट अकाउंट में एक स्टॉक एक्सचेंज के जरिए और मुनाफा या घाटे के लिए इसको कर सकते हैं। बिल्कुल। और हमें डॉक्टर रवि ये समझाएंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट के ये एक्सपर्ट भी हैं और आपने जिक्र किया कि स्टॉक के ज़रिए, डीमैट अकाउंट के ज़रिए हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो हमारा
वो आम जन है जो ये खरीदना चाहता है या इस दिशा में आना चाहता है, उसको आप कैसे और आसान तरीके से ये बता पाएंगे कि स्टॉक मार्केट है, डीमैट है, क्योंकि ये सब चीज़ें आज हम बहुत डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, सब चीज़ों की बहुत बात करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास एक सेगमेंट ऐसा है जो एकदम नीश है, नया है, उनको इसकी समझ भी नहीं है, उनको समझा दीजिए आप। देखिए मीनाक्षी जी, मुझे ऐसा लगता है कि कमोडिटी मार्केट की जब हम बात करते हैं तो कमोडिटी को अगर बहुत सिंपल शब्दों में दो चीज़ों में कन्वर्ट किया जाए कि जो रोज़मर्रा की चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं, और गृहिणियों के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किचन से ले करके आप अपनी सजावट यानी सोने तक को जो इस्तेमाल करते हैं वो कमोडिटी ट्रेडिंग में आता है, पहली बात। दूसरा, वर्ल्ड वाइड अगर सबसे ज़्यादा कोई ट्रेड होता है तो वो सोना, कच्चा तेल और खाने के सामान की ही ट्रेडिंग होती है, लेकिन उसमें ही लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अच्छी बात यह है कि भारत में भी अब कमोडिटी ट्रेडिंग एक नए स्तर पर देखने को मिल रहा है, और आम आदमी जो रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदते हैं, जानते हैं आगे महंगा होने वाला है, उसको भी आप खरीदारी कर सकते हैं, उसमें भी आप अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो भारत सरकार का एक मुद्दा है कि वो किसानों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ पर देते हैं जिसमें कि आप अपनी फसल का एक तरीके से इंश्योरेंस ले सकते हैं। क्योंकि मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि अगर सपोज़ मेरे पास गेहूं की पैदावार मई महीने में आती है और मैं इस मार्केट में उसको बेच नहीं पाता हूँ क्योंकि उस समय सब जगह से पैदावार आती है और उसके रेट इतने गिर जाते हैं कि मुझे बेचने में फ़ायदा नहीं होता है, तो मैं उसको अपनी पोजीशन को हेज कर सकता हूँ, सेफ कर सकता हूँ वायदा बाजार में आ करके। और दिसंबर का मंथ हो या जैसा शरद जी ने बोला कि आप फ्यूचर में आप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीनों में आप अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हैं और बाद में उसको आप स्टॉक को लगा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो सरकार आम आदमियों को जो फ़ायदा देना चाहती है, उसी तरीके से आप इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं तो आपने बहुत सुना है इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, स्टॉक्स खरीद लीजिए, आईटी के खरीद लीजिए, फार्मा के खरीद लीजिए, बैंकिंग के खरीद लीजिए। लेकिन मैं कहता हूँ इनके साथ में जब मैं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई की बात करता हूँ तो हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि कमोडिटी को भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए। सोना, चांदी, कच्चा तेल, गेहूँ, चना, जीरा, मसाले जो आप खाते हैं, आप इनको समझिए और इनको भी वायदा बाजार के थ्रू आप ट्रेड करके आप अपना पोर्टफोलियो बनाइए, निवेश भी करिए और स्वाद भी आपको मिलेगा। तो दोनों फायदे मिल सकते हैं। अब सिंपल भाषा में समझते हैं कि अगर आपको कमोडिटी ट्रेडिंग करनी है तो आपको करना क्या चाहिए। सबसे बड़ी बात है आप किसी भी ऑथराइज ब्रोकर के पास जाकर के, जहां पे आपने अपना इक्विटी का अकाउंट खोला है, उसी से आप कमोडिटी ट्रेडिंग का भी अकाउंट खोल सकते हैं और डीमैट का अकाउंट वहां पर आपका लिंक हो जाएगा। और उसके बाद आप डिजिटली चाहे मोबाइल से आप ब्रोकर के थ्रू आप उन कमोडिटीज़ को खरीद या फिर बेच सकते हैं। ये सबसे सिंपल तरीका है जो कि कोई भी आदमी समझ सकता है। अब बात आती है कि किन किन कमोडिटीज़ में ट्रेडिंग होती है। जैसे कि शरद जी ने बिल्कुल सही बताया कि आप एक मेटल, एनर्जी और नॉन मेटल, ये चीज़ें कैटेगराइज कर दी जाती हैं। यानी कि सोने की, जैसे मैंने बताया कि वर्ल्ड वाइड आप कहीं भी किसी भी कंट्री में जाइए, सोना एक ऐसा सिंगल कमोडिटी है जो कि पूरे देशों के लिए, हर एक कंट्री के लिए अट्रैक्टिव है और हर आदमी के लिए अट्रैक्टिव है। तो इन्वेस्टमेंट करना है रीजंस हैं उसके, तो आप उसमें आप निवेश करने के लिए आप कमोडिटी की ट्रेडिंग के लिए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जितना इंपॉर्टेंट आपका इक्विटी अकाउंट है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका कमोडिटी भी अकाउंट है, क्योंकि आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई तभी कर सकते हैं जब आप कमोडिटी निवेश के बारे में जानेंगे, कमोडिटी निवेश को करेंगे, तभी आपको उसका फायदा मिल सकता है और आप उन चीज़ों को आप समझ सकते हैं। अब बात की जाए एग्री कमोडिटी की, तो जैसा कि फसल जब आती है या जैसे हम रोज़मर्रा की चीज़ें यूज़ करते हैं, गेहूं है, सरसों है, रिफाइंड है, इन सभी की कमोडिटी ट्रेडिंग होती है। हम आज देखते हैं कि कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, मसाले बढ़ने वाले हैं, तो आप उनको भी आप करंट मंथ, फार मंथ और आगे के मंथ में आप खरीदारी करके आप उनके प्राइसेस को आज हेज कर सकते हैं और आगे बेच करके उसका मुनाफा वसूल कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर बिजनेस, कमोडिटी और की हम बात कर रहे हैं तो पैसा तो शरद जी एक तरीके से मस्ट है, और अगर वो पैसा कमाया नहीं जा रहा है और पैसा नहीं आ रहा है तो इट मीन्स आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो राइट डायरेक्शन में नहीं गया और आपने सही जगह पर इन्वेस्ट नहीं किया और आपकी फ्यूचर प्लानिंग में भी कुछ तो गड़बड़ हुई है। उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिनको अगर हम ध्यान में रखें तो जेब भारी रहेगी, वो हल्की नहीं होगी? देखिए मीनाक्षी, कमोडिटी ट्रेडिंग की, अगर हम कमोडिटी ट्रेडिंग पर
अपने आप को रोक कर ही बात करें तो कमोडिटी ट्रेडिंग बहुत सारे लोगों के लिए आज इनकम का जरिया बन चुका है। और जैसा कि रवि ने बताया कि इनकम का अब बहुत सारे सोर्सेज हैं पैसा कमाने के, पर किसी ने सोचा नहीं था कि हम गेहूं, जीरे जैसी चीज, जो कि जीरा आप गरम मसाले में और सब्जी में डालते हैं, कि जीरे से हम स्वाद नहीं, हम कमाई भी कर सकते हैं। तो देखिए इसका प्रोसेस जो डॉक्टर रवि ने बताया, मैं उसके आगे और उसमें जोड़ देता हूं कि आप ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाते हैं, डीमैट खोलते हैं, और हर कमोडिटी का इस एक्सचेंज पर एक लॉट साइज फिक्स किया गया है। जैसे कि मान लीजिए मैं नेचुरल गैस की शुरू में बात कर रहा था, तो 1250 का नेचुरल गैस का एक लॉट साइज है। तो आप जब ऑर्डर देते हैं अपने ब्रोकर को कि मुझे नेचुरल गैस चाहिए, तो वो आपको 1250 से कम नहीं देगा, 1250 का लॉट जो यूनिट है वो देगा। अब सवाल ये उठता है कि भाई अगर 700 से ऊपर नेचुरल गैस पर यूनिट चल रही है तो 1250 तो बहुत पैसा हो गया। अब मेरे पास तो कुल 1-2 लाख रुपए है और वहां मैं लाखों में बात कर रहा हूं। तो यहां पर ब्रोकर आपको एक मार्जिन फैसिलिटी देता है। मतलब जब आप कमोडिटी फ्यूचर्स वायदा बाजार जिसको कहते हैं उसमें ट्रेडिंग करते हैं, तो आप एक मार्जिन अमाउंट जो कि 20%, 25% समय समय पर वक्त पर बदलता रहता है, वो जमा कराते हैं ब्रोकर के पास। तो मान लीजिए मेरे 10 लाख रुपए का कोई कमोडिटी मैंने लिया, लॉट साइज मल्टीप्लाई करके पूरा वो 10 लाख उसकी वैल्यू है, और मेरे पास तो कुल 2 लाख रुपए हैं, तो मैं उस 2 लाख को अपने ब्रोकर के पास जमा करा दूंगा। तो देखिए अब खूबसूरती यहां क्या है कि 2 लाख रुपए देके मैंने 10 लाख रुपए की चीज ले ली है। ये पहले ये सबको बहुत ध्यान रखने वाली चीज है। अब अगर मान लीजिए मुझे घाटा हो जाता है और वो 2 लाख से ज्यादा का घाटा हो जाता है, तो ब्रोकर मुझे फोन करेगा। मान लीजिए उसकी प्राइस फ्लक्चुएट कर गई, ब्रोकर मुझे फोन करके बताएगा साहब आप और पैसा जमा कराइए क्योंकि आपका मार्जिन कम पड़ गया है। और ऐसा भी देखा जाता है मीनाक्षी की कीमत बढ़ गई तो 2 लाख का 2 दिन के अंदर 2 लाख और कमा लिया, मतलब 100% रिटर्न आ गए, अक्सर देखा जाता है। और 4 लाख रुपए वो अपना मार्जिन लेके एक तरफ हो जाता है, मतलब मार्जिन वापस आया प्लस 2 लाख और कमा लिया। तो सुनने में लुभावना लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर ये साथ में मैं जोड़ना चाहूंगा कि इसमें कमोडिटी फ्यूचर्स वायदा बाजार में रिस्क बहुत है। आप जब करें तो इसको बहुत जानकारी लेकर करें। दूसरा, आप इसको किसी ब्रोकर की, किसी एक्सपर्ट की सलाह से करें। इसको आप ऐसा मशवरा लेके करें, क्योंकि अगर आप मशवरा लेके नहीं करेंगे, आपको लगा कि सोना मैंने आज लिया और ये तो हफ्ते बार बाद शादियां आ रही हैं, शादियों का सीजन आ रहा है, दुनिया भर के निकाह हैं, तो ये तो बढ़ेगा, पर ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जैसे मैं एग्जाम्पल इसको इसलिए ले रहा हूं कि सोने की कीमत जनरली अमेरिका से, पश्चिमी देशों से, वेस्टर्न कंट्री से डिटरमिन होती है। तो लोग सोचते हैं अब निकाह का सीजन आया तो मेरा तो सोना बढ़ जाएगा, पर वो बढ़ता नहीं है कई बार। तो इसलिए पूरी जानकारी होनी चाहिए, किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस होनी चाहिए, तब आप इसमें ट्रेड करिए, वरना हाथ जलने का भी डर रहता है। ये लोगों को साथ में ध्यान में रखना चाहिए। पर ये आपने जो पूछा था मेरे से, उसका मैं अगर सीधा और ब्रीफली आंसर करूं तो उसका ये निकलता है कि बिल्कुल आप कमोडिटी ट्रेडिंग को एक इनकम का जरिया, और पीछे मीनाक्षी जब कोविड हुआ था ना, कोविड की वजह से लॉकडाउन लगे थे, आपको यकीन नहीं होगा, और मेरे ख्याल जो दर्शक हैं वो इस बात से अग्री करेंगे कि लाखों करोड़ों लोग जिनका काम धंधा उस समय रुक गया था, नौकरियां चली गई थी, तनख्वाहें ना के बराबर हो गई थी, उन्होंने स्टॉक मार्केट को और कमोडिटी ट्रेडिंग को अपने इनकम का जरिया बनाया। और वो अपने काम को छोड़कर, आज भी कुछ लोग उसमें से, बहुत से लोग जब खुल गया सब कोविड के बाद, सब अपने अपने काम धंधे में वापस चले गए। और ये मैं बताना चाहूंगा वो इसलिए चले गए क्योंकि ये बहुत जोखिम भरा काम है, इसमें खतरा है, क्योंकि पैसे, कुछ लोगों का नुकसान भी हुआ। पर अभी भी मुझे लग रहा है उन लोगों को आदत लग गई है और उनको ये पता लग गया है कि ये हमारा रेनी डे में जब हमारे पे मुसीबत पड़ेगी तो ये एक ऐसा आमदनी का जरिया है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर सोच समझ के किया जाए, किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस से किया जाए और बहुत कैलकुलेटेड तरीके से जानकारी लेके किया जाए, तो बिल्कुल ये आप पैसा कमाने का जरिया, इन्वेस्टमेंट का एक एवेन्यू बन सकता है। खासकर गोल्ड, सिल्वर अगर हम बात करें, मैं ये तो नहीं कहता कि आप जीरा लेके और 5 साल तक रख लीजिए उसको, पर खासकर इसमें गोल्ड और क्रूड ऑयल जैसा है, क्रूड ऑयल की बहुत ज्यादा ट्रेडिंग होती है, जैसा कि रवि ने बताया। ये कुछ कमोडिटीज, देखिए कमोडिटी मार्केट में पूरी करीब 91 के आसपास कमोडिटीज लिस्टेड है, पर जिनमें ट्रेडिंग होती है, ज्यादा वॉल्यूम जिसमें होते हैं, वो वॉल्यूम वाली कुछ एक है। और उन कुछ एक में अगर आप बहुत जानकारी लेके करें तो थोड़ा सा कोई ये कह सकता है इसमें थोड़ी सट्टेबाजी होती है। सट्टेबाजी होती है कि आपने दाव लगाया, आज मैंने कच्चा तेल ले लिया 10 बैरल
और ये तो हफ्ते भर में मुझे पता लगा कि ओपेक कंट्रीज में कुछ बातचीत चल रही है, ये बढ़ जाएगा। बातचीत मान लीजिए नहीं हुई तो एकदम गिर भी सकता है। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा स्पेकुलेशन है जिसको हम कहते हैं, तो स्पेकुलेशन का बहुत ध्यान रखना चाहिए, रिस्क को बाकायदा मेजर करके चलना चाहिए। और एक वर्ड जो इन्वेस्टमेंट में आपने जो पूछा, बिल्कुल उससे सीधा सीधा जुड़ती है कि अपनी रिस्क एपेटाइट, जिसको आप में जोखिम लेने की कितनी क्षमता है, कितनी कैपेबिलिटी है, वो जरूर कैलकुलेट करके रखें कहीं भी जब निवेश करें, और यही कमोडिटी मार्केट के लिए भी लागू होता है। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ सवाल मैं रवि जी आपसे पूछूंगी, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट क्या किया जा सकता है, और बेसिक से थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ें तो ये जज करना कितना आसान या मुश्किल होता है कि ये सेक्टर अभी हमको रिफंड दे सकता है या इस सेक्टर में आने वाले कुछ समय में बूम आ सकता है। तो ये शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म वाला जो एक पर्सपेक्टिव होता है, उस हिसाब से भी हम आपसे जानना चाहते हैं कि कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपने शुरुआत तो कर दी, लेकिन अगर आप एग्जिस्टेंस बनाए रखना चाहते हैं वहाँ पर, तो फिर क्या करना है? देखिए, आज चूंकि कमोडिटी की चर्चा हो रही है तो मैं गोल्ड का ही एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। आप देखिए कि सबसे पहले गोल्ड के प्राइसेस इस समय लगभग जो है वो 50,000 के पास हैं, और अगर वायदा बाजार में देखें तो वो 51,500 के पास हैं। अब 22 कैरेट गोल्ड आपको लगभग 48,500 के पास मिलता है। और इस समय जो हालात हैं, आगे जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन है, कच्चे तेल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और आगे यहाँ पर अभी जो रशिया और यूक्रेन का इशू पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है, तो ये एक साफ साफ सेंटिमेंट यहाँ पर दिखाता है कि इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में, यानी इन्फ्लेशन जिससे पूरा विश्व डरता है, चाहे भारत हो, यूएस हो, यूरोप हो, सभी कंट्रीज इन्फ्लेशन से डरती हैं। और अच्छी बात यह है कि इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में हेज अगर कोई है कमोडिटी, तो वो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड है। सोना एक ऐसी कमोडिटी है जिसे कि आप रिजर्व में रख करके आप रुपया छाप सकते हैं, रिजर्व में रख के आप डॉलर छाप सकते हैं, तो वो एक बेसिक नीड है यहाँ पर। तो उसको इसको स्पेकुलेट करना थोड़ा ज़्यादा आसान है। अब अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन होगा, क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ेगा, यानी कि महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, तो सरकार जो स्टेप्स लेगी उसके हिसाब से सोने के प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और यही हमें पीछे कई सालों में देखने को मिला है। बट एवरीवन कैन नॉट गो फॉर गोल्ड, बिकॉज शायद वहाँ पर बड़ा इन्वेस्टमेंट होता होगा, ऐसा लोगों को लगता हो, हमारे जो व्यूअर्स हैं। तो उसमें कोई सर्टेन अमाउंट है कि आपके पास उतना अमाउंट है या इतना आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तभी आगे बढ़ सकते हैं, या जो किसी भी सेगमेंट से आप आते हैं बट आप में वो करेज है कि आप इस तरफ जाना चाहते हैं और वो कर सकते हैं? देखिए, इसीलिए मैंने, चूंकि कमोडिटी का आज पूरा का पूरा पैसा बोलता, मैं सबको समझाना चाह रहे हैं कि कमोडिटी किस तरीके से ट्रेड करें, इसीलिए मैं गोल्ड का एग्जांपल ले रहा हूँ। हमने इक्विटीज के भी एग्जांपल बहुत लिए हैं, लेकिन आपका जो सवाल है वो बहुत वैलिड है, जो आम जनता का है। अब आपने गोल्ड की बात की, अब गोल्ड सबकी पॉकेट में नहीं आ सकता, क्योंकि 50,000 का गोल्ड खरीदना, उसको आप अगर कमोडिटी बाजार में आते हो और वायदा बाजार में लेते हैं, तो आपको बताऊं मैं, तो आप 1 ग्राम गोल्ड की क्वांटिटी भी ले सकते हैं, जो कि अगर 50,000 है तो आप 5,000 रुपए से निवेश करके आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। तो ये फायदा है आपको कमोडिटी के वायदा बाजार में निवेश करने में। गोल्ड पेटल के नाम से कॉन्ट्रैक्ट आता है, और इनफैक्ट कमोडिटी में ही अभी गवर्नमेंट ने, यानी भारत सरकार ने एक ऐसी एक सिंगल वापस मैं कहता हूं कि गोल्ड ही एक ऐसी कमोडिटी है जिसके बॉन्ड रिलीज होते हैं और आपको गोल्ड में इंटरेस्ट मिलता है। ये विश्व में कहीं नहीं मिलता, किसी और कंट्री में नहीं मिलता, और ये भी कमोडिटी ट्रेडिंग में आता है। अभी सरकार ने नए बॉन्ड रिलीज किए हैं, जी हाँ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिसमें कि आपको 2 से 2.5% के रिटर्न मिलते हैं। आपको सोने का जो प्राइस बढ़ेगा उसका भी फायदा मिलता है, और जो यहाँ पर जो अगर कुछ भी नहीं बढ़ता है तो 2.5% 2% आपको इंटरेस्ट मिलता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो मुझे लगता है कि आप अपना पोर्टफोलियो जब आप बना रहे हो तो सोने का निवेश या सोने में आपको इन्वेस्टमेंट जरूर रखनी चाहिए, और एटलीस्ट आपको 10 से 15% कमोडिटीज का निवेश आपको बनाकर रखना चाहिए। अब रोजमर्रा की जो चीजें इस्तेमाल करते हैं, अब जैसे चांदी की मैं अभी यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, जितनी इंडस्ट्री है, खासतौर से ऑटो इंडस्ट्री है, मोबाइल इंडस्ट्रीज है, उन सब पे चांदी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि आप चिप बनाते हैं उसमें भी चांदी का इस्तेमाल होता है। तो अब आप चांदी को आप डायरेक्ट जब आप खरीद सकते हैं, भारत में चांदी के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल हैं, और इसमें भी मिनी कॉन्ट्रैक्ट भी अवेलेबल हैं और बड़े कॉन्ट्रैक्ट भी अवेलेबल हैं। आज चांदी का भाव 55,000 रुपये पर केजी है,
और मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट जो बड़ी क्वांटिटी उसमें 30 किलो का है, लेकिन आपको जो छोटी क्वांटिटी उसमें 1 किलो का भी मिलता है। यानी आप उस हाँ आप 30,000 से भी आप निवेश कर सकते हैं। तो कमोडिटी मार्केट को भारत सरकार ने काफ़ी ईजी बनाने की कोशिश की है, जिससे कि आम आदमी भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर सके। अब इसी तरीके से मैं रिफाइंड की बात करूँ, अब रिफाइंड आपको कई लीटर्स में खरीदना पड़ सकता है, लेकिन आप छोटे मार्जिन से, यानी कि आप 700 है तो आप 7,000 रुपए से भी आप रिफाइंड खरीद सकते हैं और उसमें निवेश कर सकते हैं। सरसों की बात करूं तो आप 3,000 रुपए का भी आप निवेश करके आप सरसों में निवेश कर सकते हैं। गेहूं की बात करें तो आप 2,000 रुपए डाल करके आप गेहूं में निवेश कर सकते हैं। तो बहुत यहाँ पर कमोडिटी का जो वायदा बाजार है उसकी ट्रेडिंग आप छोटे छोटे पैसे के मार्जिन से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि जो कोहली जी ने कहा कि रिस्क एपेटाइट, आपका पॉकेट कितना अलाउ करता है। आप ये मत, मार्जिन में लोगों को कन्फ्यूज़न क्या होती है कि 100 रुपए लगा के वो 1,000 रुपए की चीज़ खरीद लेते हैं, और जब 1,000 रुपए की चीज़ ऊपर और नीचे फ्लक्चुएट करती है तो वो 100 रुपए पे बहुत भारी पड़ती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपकी जेब में 100 रुपए से आप मार्जिन ट्रेडिंग तो कर रहे हैं, लेकिन आप उसकी एक्चुअल वैल्यू को समझिए कि आप उसको 1,000 रुपए की चीज को खरीद रहे हैं, तो उसका फ्लक्चुएशन, उसमें रिस्क उतना ही होगा, और उस रिस्क को जानने के बाद ही आप ट्रेड करें या फिर आप निवेश करें तो आपको फायदा मिल सकता है। ठीक है, हालांकि शरद जी, रवि जी ने रिस्क के बारे में बात की, लेकिन मैं थोड़ा रिस्क के बारे में और भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा एक थ्रेट जो रहता है वो रिस्क का ही रहता है कि कहीं अगर जो पैसा है वो फंस गया तो वो रिस्क एरियाज क्या हम थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं कि ये रिस्क एरियाज हैं और क्या उनसे बचा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल रिस्क की बहुत ज़रूरी है। हमने रिस्क एपेटाइट की बात करी, और सबसे अच्छा तरीका तो रिस्क का ये है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे दर्शक ज़्यादातर इन्वेस्टर्स हैं। कुछ ट्रेडर्स भी हो सकते हैं। दो तरीके के लोग होते हैं। इन्वेस्टर्स होते हैं जो लंबी अवधि के लिए, लॉन्ग टर्म, लंबे वक्त के लिए पैसा लगा देते हैं, 3 साल, 5 साल, 10 साल। और ट्रेडर्स होते हैं, ट्रेडर्स तो मैं मीनाक्षी ऐसे जानता हूँ जो 3 बजे लेके 3:10 पे बेच देते हैं और 3:30 बजे बेच देते हैं, अगले दिन सुबह बेच देते हैं, अगले हफ्ते बेच देते हैं। तो उनको मैं ट्रेडर्स मानता हूं। तो जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए स्ट्रैटेजीज अलग होती हैं, उनके लिए रिस्क की प्लानिंग भी दूसरे तरीके से होती है। अभी जैसे हेजिंग की बात आई, हम हेजिंग भी बता देते हैं। हेजिंग का अगर आसान लफ्जों में हम उसका मतलब निकालें तो हेजिंग होती है कि आपने एक परचेस कॉन्ट्रैक्ट किया, कि आपने कोई चीज खरीदी और वो अगर मान लीजिए गिर गई तो मुझे घाटा हो जाएगा, तो हम साथ में ही एक सेल कॉन्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, क्योंकि अगर वो कीमत नीचे आती है तो मेरा सेल कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट में आ जाता है, बाय वाला कॉन्ट्रैक्ट लॉस में आ जाता है, तो दोनों का बाय और सेल आपस में सेट ऑफ हो जाता है। तो मैं उसको हेज कर देता हूं। एक सेल, एक जैसे कुछ लोग ऐसे करते हैं कि सितंबर महीने का एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अक्टूबर महीने का दूसरा कर लिया, उसके ऑपोजिट, जिससे कि अगर एक में नुकसान हो रहा है तो दूसरे में आपको मुनाफा हो जाता है। इसको हम हेजिंग कहते हैं। पर अगर हम रिस्क की बात करें, सबसे अच्छा रिस्क को कवर करने का तरीका और सबसे अच्छा रिस्क से बचने का तरीका पीरियड ही है, कि आप बहुत छोटे पीरियड के लिए जब इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है, आपने 100 रुपए लगाए और 1 महीने बाद आपको लगता है वो 90 रुपए हो गए, तो लोग घबरा जाते हैं कि ये मेरा पैसा तो नुकसान हो रहा है। और 2 महीने बाद आपको पता लगा 80 रुपए हो गए, तो और ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। और वही देखते हैं कि वही उन्हीं का साथी जिसने लगाए थे, जो कि लेके उसको सो गया, उसने देखा नहीं, 5 साल बाद वो 100 रुपए उसके 200-250 रुपए हो गए। तो जो नर्वस हो रहा था, उसने 80 रुपए पे बेच के 20 रुपए का लॉस लेके वो तो बाहर आ गया और अफसोस करता रहा इस बात पे कि मुझे 20 रुपए का घाटा हो गया, मुझे नुकसान हो गया। और जिसने लंबे टाइम के लिए लगाए थे उसके 100 रुपए के 250 रुपए बन गए। तो मुझे लग रहा है रिस्क को सबसे आसान तरीका, जो लोग कामकाज में बिजी रहते हैं, अपने व्यस्त रहते हैं, जो अपना परिवार में दुनियादारी में मस्त रहते हैं, उनको लॉन्ग टर्म के लिए इसको लगाना चाहिए। गोल्ड अभी भी, जैसे कि रवि ने हालांकि उसमें बताया है, पर मैं भी नहीं रोक पा रहा अपने आप को गोल्ड का बताने को। गोल्ड का जो बदकिस्मती से जो दोस्त है वो है डिस्टर्बेंस, अशांति, लड़ाई झगड़ा, ये गोल्ड का दोस्त है। तो आगे जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जिसका अभी जिक्र कर रहे थे रवि, ताइवान चाइना की टेंशंस देख लीजिए, वेस्ट एशिया में रशिया यूक्रेन का कोई उसमें आसार नहीं नजर आ रहे उसके खत्म होने का अभी। तो जैसे जैसे ये सिचुएशन बनेगी, मुझे लग रहा है गोल्ड बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में निकल के आएगा। तो आज अगर कोई गोल्ड लेता है 50,000 पर 10 ग्राम के हिसाब से, या आप कमोडिटी एक्सचेंज में आप 1 ग्राम गोल्ड भी ले लेते हैं, और गोल्ड खाली आपके सजने के लिए या जेवर के लिए नहीं होता। पहले तो लोग गोल्ड लेते थे तो कहते थे अब सीधा बेटी की शादी में या घर में कोई शादी होगी तब निकालेंगे।
पर अब इन कमोडिटी ट्रेडिंग की वजह से गोल्ड एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट निकल के आया है। पर उसमें गलती एक क्या करते हैं लोग कि उसको गोल्ड को लेते हैं, वो सोचते हैं अब मैंने ट्रेडर एक्सचेंज से लिया है तो ये तो 15 दिन बाद बढ़ जाना चाहिए, और गोल्ड के आसपास इतनी सारी चीजें घूमती हैं कि उसकी कीमतें गेंद की तरह उछलती रहती हैं। पर अगर आप इसको लॉन्ग टर्म रखें, हम ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि लड़ाइयां छिड़ें और ऐसी डिस्टर्बेंस हम कभी नहीं चाहेंगे, पर अगर ऐसा होता है तो आपका 50,000 का लिया हुआ गोल्ड, मेरा ऐसा अपना कैलकुलेशन कहता है, हालांकि मैं कभी भी प्राइस प्रेडिक्शन नहीं करता हूं, मैं उससे दूर रहता हूं, पर क्योंकि आज बात खास गोल्ड की आ रही है, मुझे लगता है कि गोल्ड 60,000 से 80,000 के बीच में आने वाले 2 से 3 साल में आराम से ग्रो कर सकता है। तो ये आपके लिए, आपको इन्फ्लेशन से हेज करेगा जैसे बात हुई, प्लस बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट। तो मैं भी इसी बात को मानता हूं कि आपको अगर 1 लाख रुपए आपके पास है तो उसमें से कम मेरा तो आप कैलकुलेशन ये कहता है 15 से 20,000 आप गोल्ड में रखें, और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जिसका इशू 22 से 26 अगस्त तक अभी पीछे खुला था और टाइम पे आता रहता है और दोबारा भी आएगा। ये 22-23 की दूसरी सीरीज आई है, आगे भी आएगी। बहुत अच्छा तरीका है लेने का। एक तो इसमें आपको संभाल के लॉकर्स में और अपने घरों में, तिजोरियों में, और घर से बाहर जाए तो ध्यान पूरा घर में रहता है कि भाई अब तो जो है घर में गोल्ड पड़ा है, कहीं कोई चोरी ना हो जाए। तो ये तो डीमैट फॉर्म में है, पेपर फॉर्म में है, कोई इसको चुरा नहीं सकता। 5 साल के लिए लॉक इन लेके आप भूल जाइए। और मुझे लगता है कि जो लोग कमोडिटीज में बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट कर रहे हैं, या यूं कहूं कि जो लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है वो मौका खो रहे हैं। और आज पैसा बोलता है देखने के बाद, मीनाक्षी आपके इस शो के बाद मुझे लग रहा है लोगों में कुछ अमीरी की झलक कमाई के जरिए दिखने वाली है। और हमको याद करेंगे वो आज से कुछ सालों बाद के एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें उन्होंने बताया था, हमने लगाया और आज इतने पैसे आ गए। तो सोच समझ के किया जाए तो रिस्क को भी आप कवर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका रवि जी, आप स्टूडियो में आए और इतनी इम्पॉर्टेंट जानकारियां शेयर की। शरद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए और इतने वैल्यूएबल सजेशंस और जानकारी तमाम हमारे दर्शकों के बीच साझा करने के लिए, उन तक पहुंचाने के लिए। आई एम श्योर हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा, पैसा बोलता है कि हमारे इस एपिसोड से, क्योंकि कमोडिटी फ्यूचर कैसा है और ट्रेडिंग इसमें आप कैसे कर सकते हैं, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या आप जो एक काम फ़िलहाल कर रहे हैं उसके साथ में भी जुड़कर आप साइमल्टेनियसली दोनों को किस तरीके से कॉप अप कर सकते हैं, हेजिंग क्या है, कहां पर आप ब्रेक लगा सकते हैं, कहां पर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करके आप अपनी जो जेब है वो थोड़ा सा वज़नी कर सकते हैं। हमने कोशिश की आप तक ये जानकारी पहुँचाने की। उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो पैसा बोलता है पसंद आया होगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आपकी कोई राय है, कोई सजेशन है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता हम आपको बता देते हैं, ddurduspecials@gmail.com। फिलहाल हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब। आईन ने आवाम को दिए हैं वो कौन कौन से बुनियादी हुकूक। राइट टू प्राइवेसी अगर आप वायलेट कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली आर्टिकल 21 वायलेट। क्या है हमारी जिम्मेदारियां? डिफेमेशन के लिए जरूरी है कि जो आप कह रही हैं वो कोई तीसरा सुन ले। इन सवालों के जवाब